ओके सर, तो स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनली सीजन 4 कंप्लीट हो गया। वॉल्यूम 2 बची थी इसकी, जिसमें ज़्यादा नहीं बस 2 एपिसोड थे, हालांकि बहुत बड़े बड़े थे, तो वो भी अब आ चुके हैं, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। जितनों को अभी सीरीज़ देखनी वो पहले प्लीज़ सीरीज़ देख लेना, नहीं तो बाद में कहोगे भाई स्पॉइलर क्यों दे रहा है। वेल, इसके पहले रिकैप की वीडियो और पार्ट 1 या फिर वॉल्यूम 1 इसके वीडियोज़ में बना चुका हूँ, तो अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगी। बाकी आज अपन सिर्फ वॉल्यूम 2 पे बात करेंगे डिटेल में, तो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा बवाल था, कतई से भी ज़्यादा जहर बोल सकते हो। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और लेटेस्ट वीडियोस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। हल्का सा रिकैप लेते हैं। तो लास्ट वॉल्यूम 1 में अपने को पूरी हिस्ट्री क्लियर कर दी गई थी सीजन 4 के विलन की और 11 की, जहां अपने को पता चला था कि आखिर वेक्ना पैदा कैसे हुआ था, इसका ओरिजिन क्या था, जिसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि 11 का ही हाथ था। 11 की वजह से ही क्रिएट हुआ था वेक्ना। और फिर वेक्ना धीरे धीरे करके हॉकिंस के टीनेजर्स को मार रहा था। ये तो नहीं पता कि आखिर ये क्यों मार रहा था, बस मार रहा था, वो भी एक यूनिक वे में, एक रिचुअलिस्टिक वे में, हाथ पैर तोड़ के। बल्ले बल्ले, और क्या ही बताऊं मैं। तो अब लास्ट पार्ट के एंड में वेक्ना ने नैन्सी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था इसके माइंड में। तो अब एग्जैक्ट यहीं से एपिसोड 8 स्टार्ट होता है, जहां वेक्ना नैन्सी को अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता देता है। हालांकि इसके बाद ये उसको जान से नहीं मारता, ये उसको एक विजन दिखाता है और बोलता है कि इस चीज़ को 11 को जाके बता देना। उस विजन में पूरा हॉकिंस डिस्ट्रॉय हो रहा था, बोल सकते हो कि अपसाइड डाउन में कन्वर्ट हो रहा था। ये एक तरीके का थ्रेट होता है, ट्रेलर होता है 11 के लिए। तो फिर नैन्सी जब ये सही सलामत वापस से होश में आती है और अपने साथियों को ये पूरा विजन बताती है, तब जाके यहाँ पर पिक्चर क्लियर होती है। लास्ट वॉल्यूम में ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वेक्ना के मोटिव्स क्या हैं, बट अब सब समझ में आ जाता है। वेक्ना जितने भी विक्टिम्स को मारता था, तो वो एक तरीके का रिचुअल होता था, जिसके बाद एग्जैक्ट उसी प्लेस पे जहां उनकी मौत हुई थी, वहां पर एक डोर ओपन हो जाता था, एक क्रैक हो जाता था, एक पोर्टल ओपन हो जाता था अपसाइड डाउन और अपनी दुनिया के बीच में। और वो एक क्लॉक दिखाई गई थी अपने को, जो हर विक्टिम को दिखती थी। तो वो हमेशा एग्जैक्टली 4 बार बजती थी। और यहाँ पर सिमिलर वे में 4 विक्टिम्स थे, 3 की तो मौत हो चुकी थी, बट मैक्स उसको इसके दोस्तों ने बचा लिया था। तो वेक्ना का प्लान यही था कि जैसे ही 4 लोग मरेंगे तो 4 पोर्टल्स क्रिएट हो जाएंगे, और फिर जैसा नैन्सी ने विजन में देखा था वही होगा, अर्थक्वेक आएगा और पूरा हॉकिंस अपसाइड डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले तो इनकी लंका लग जाएगी। तो फाइनली इन सबको ये चीज़ समझ में आ जाती है, और बोल सकते हो कि वेक्ना स्टार्ट से ही अपने को हिंट दे रहा था इसके प्लान के बारे में, बट कोई समझ नहीं पाया था। एनीवे, तो जैसा लास्ट पार्ट में हो रहा था कि जितने भी चिंटू पिंटू और बड़े लोग थे यहाँ पर, वो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे, मतलब सबके सब अलग अलग लोकेशन पे थे। तो स्टिल सब अलग अलग ही होते हैं मोस्टली, आपस में ये लोग नहीं मिलते। जैसे नैन्सी स्टीव का ग्रुप ये हॉकिंस में ही होता है, वेक्ना के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। 11 उसी सीक्रेट लैब या फिर हाइड आउट में होती है, पावर्स पे काम चल रहा होता है इसकी। माइक विल इनका ग्रुप थोड़ा अलग जाता है। इन लोगों को सूजी से 11 की लोकेशन मिल गई थी, उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए थे, तो ये सब 11 के पास जाने लगे थे। और बचा अपना हॉपर का ग्रुप, तो ये और जॉयस लोग ये स्टिल रसिया में ही होते हैं, रशियन जेल में होते हैं। तो अगेन सब पे 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले माइक विल पे बात करते हैं। तो फाइनली इतने सालों बाद इस सीजन में कंफर्म कर दिया गया है कि विल एक गे कैरेक्टर है। इसको डायरेक्टली कंफर्म तो नहीं किया गया है किसी स्पेसिफिक वर्ड का यूज करके, बाइसेक्सुअल या फिर गे, बट अपने को एक सीन दिखाया गया है जहां पर विल और इसका ग्रुप ये 11 को ढूंढने जा रहे थे। तो उसी पिज्जा ट्रक में विल माइक से बात करता है। यहाँ पर माइक काफी टेंशन में था अपनी और 11 की रिलेशनशिप को लेके। लास्ट टाइम ये उससे आई लव यू तक नहीं बोल पा रहा था, वो इसीलिए था क्योंकि माइक डरता था कि कहीं 11 इसको छोड़ के ना चली जाए, क्योंकि वो काइंडा एक स्पेशल लड़की होती है और माइक ठहरा अपना एक नॉर्मल बंदा। बट विल यहाँ पर माइक से बोलता है कि तुम भी स्पेशल हो, तुम हमारे ग्रुप के लीडर हो, बोले तो हार्ट हो। ये वो पेंटिंग भी दिखाता है जो लास्ट टाइम इसने बनाई थी, इसमें भी माइक एज ए लीडर की तरह ही होता है। विल बोलता है कि 11 ने इसको ये पेंटिंग बनाने के लिए बोला था, बट ये झूठ बोलता है, इसने खुद बनाई होती है। और इसकी बातों से एंड एक्सप्रेशन से साफ समझ में आ जाता है कि ये माइक के लिए कुछ ना कुछ तो फील जरूर करता है। यहाँ पर विल ये तो एक्सेप्ट कर लेता है कि माइक 11 के साथ है, बट स्टिल ये अंदर अंदर काफी हर्ट होता है अपनी फीलिंग्स को लेके। सिर्फ जॉनथन होता है विल का भाई जो ये चीज समझ पा रहा होता है। और आगे एक सीन में ये विल से बोलता भी है कि कुछ भी हो फ्यूचर में ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, भाई भाई का प्यार। वैसे यहाँ पर माइक और उसकी गर्लफ्रेंड का तो मुझे पता नहीं, बट मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी गर्लफ्रेंड ज़रूर हैप्पी हो जाएगी और सेम टाइम में आपकी पॉकेट भी हैप्पी रहेगी। अमेजॉन, मिंत्रा, आजियो जैसी 1500 वेबसाइट्स हैं जो मुझे एक ही ऐप पर मिल जाती हैं, जो है मेरी शॉपिंग ट्रिक कैश करो एप्लीकेशन। आपको बस इन वेबसाइट्स पे जाना है कैश करो के थ्रू, क्योंकि कैश करो देता है सारा असली कैशबैक जिसको आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। और ये तो होना ही था क्योंकि रतन टाटा सर ने जो इसमें इन्वेस्ट किया है। और जितनी ही शानदार ये ऐप है उतना ही इसे यूज़ करना भी आसान है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करो और या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके वहाँ से साइन अप करो। लेकिन मेरा कोड डालना बिल्कुल मत भूलना, listen25। उससे आपको 25 रुपीज़ का बोनस तुरंत मिल जाएगा, पक्का। और फिर कोई भी वेबसाइट सर्च करो, एक्टिवेट कैशबैक बटन पर क्लिक करो और वहाँ जाकर आप जैसे नॉर्मली ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वैसे ही करो।
और फिर शॉपिंग का सारा कैशबैक कैश करो ऐप के माई अर्निंग सेक्शन में मिल जाएगा आपको। अब इस कैशबैक को अब आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर लो या फिर इसको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में चेंज कर लो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात जरूर सुन लो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी फ्री में जरूर देखना, क्योंकि कैश करो दे रहा है 5 लोगों को बुक माई शो का वाउचर जिसकी वर्थ है 500 रुपीज। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगी और ऐप डाउनलोड करो। खैर अब आते हैं 11 पे। तो फाइनली छोरी को इसकी पावर्स वापस से मिल जाती हैं उस नीना प्रोजेक्ट के बाद, और अब ये पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है, लेकिन स्टिल इतनी पावरफुल नहीं होती कि वेक्ना के अगेंस्ट 1-on-1 फाइट कर सके, ऐसा इसके पापा का कहना होता है। लेकिन यहाँ पर बात होती है 11 के फ्रेंड्स की। इसको पता होता है कि इसके दोस्त बहुत डेंजर में हैं और ये डायरेक्टली उनके पास जा भी नहीं सकती, तो ये रिमोट ट्रैवल करती है। मतलब वही इसकी पावर्स में से एक कि एक जगह पर रह के एक जगह पर शांति से बैठ के दूसरी चीज़ों को देख सकती है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती है। सीजन 1 से करती आ रही है ऐसा ये। तो ये अपने दोस्तों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, जिसमें वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि आखिर वेक्ना को कैसे रोकना है, क्योंकि 11 की तरह ही अब उन सबको भी पता होता है वेक्ना के बारे में। हर एक चीज़ पता चल चुकी होती है कि वो हेनरी है नंबर 1 और उसके मोटिव्स भी अब इनको पता होते हैं। तो कुछ भी करके उसे रोकना होता है इन्हें, और ये लोग प्लान बनाते हैं जो एक्चुअल में काफ़ी सही होता है। वेक्ना 11 की तरह ही होता है, या फिर इसका उल्टा 11 वेक्ना की तरह होती है। जो भी हो, कुल मिला के जैसी पावर्स 11 के पास होती हैं सेम वेक्ना के पास भी होती हैं। मतलब 11 माइंड से ट्रैवल करती है, सेम वे में वेक्ना भी करता है। इवन इसी तरह ही अपने सारे विक्टिम्स को जान से मारता है। कभी ये खुद रियल वर्ल्ड में फेस टू फेस नहीं आया। हालांकि इसकी पावर्स में काली की पावर्स भी ऐड होती हैं। सीजन 2 में एक लड़की याद होगी, नंबर 8 था उसके पास पावर्स थी कि वो लोगों को जो चाहती थी वो सब दिखा सकती थी। तो ये पावर्स भी वेक्ना के पास होती हैं। अगर सिंपल वे में पुट करूँ तो यही मेन सब्जेक्ट था नंबर 1। तो बाकियों के पास जो पावर्स हैं वो ऑब्वियसली इसके पास भी होनी ही है। तो माइंड ट्रैवल या रिमोट ट्रैवल के टाइम सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है इनके पास कि इनकी बॉडी रियल वर्ल्ड में डिफेंसलेस खड़ी रहती है। उस टाइम पे उन पे कोई भी अटैक कर सकता है, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो यही प्लान होता है इन चिंटू पिंटू लोगों का। इनको पता होता है कि वेक्ना रहता कहाँ पर है, इसके घर में, बोले तो विक्टर क्रील के घर में। तो मैक्स ये वेक्ना को इन्वाइट करेगी अपने अंदर, बोले तो इसके माइंड में। लास्ट टाइम वो बिना पूछे आ गया था, बट इस बार ये खुद चाहती है कि वो आए। एक तरह की बेट होती है, एक साजिश, ताकि जिस टाइम वेक्ना मैक्स के माइंड में हो तो उसकी खुली बॉडी जो अपसाइड डाउन में होगी उसको स्टीवन लोग आराम से जाके मार सकें। इतना सिंपल प्लान होता है इनका, इजी पीजी प्लान। और वो जो डेमो बॉट्स होंगे थोक के भाव वाले, उनको डस्टिन और एडी संभाल लेंगे। तो ये प्लान काफी सिंपल लग रहा था, काफी सही था, बट बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और ये पूरा प्लान जब 11 सुनती है तो ये भी समझ जाती है कि सब लुच्चे मारे जाएंगे, तो इसको उनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से अपना बोरिया बिस्तर बांधती है और बोल देती है कि हॉकिंस जा रही है। इनकी डील के हिसाब से अब इसको रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि इसके पास पावर्स होती हैं। बट इसके पापा डॉक्टर ब्रेनर डॉक्टर ओवेंस को रूम में बंद करके 11 को जबरदस्ती ड्रग्स देके रोक देते हैं। इसका कहना होता है कि 11 अभी रेडी नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर मिलिट्री आ जाती है। लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि 11 के पीछे मिलिट्री, बोले तो गवर्नमेंट पड़ी थी, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, मिस्टीरियस मर्डर्स, उन सबके पीछे 11 का ही हाथ है, उसकी पावर्स का हाथ है। तो इसलिए मिलिट्री वाले यहाँ पर फुल अटैक कर देते हैं, सबको मार डालते हैं। डॉक्टर ब्रेनर जो 11 को लेके भाग रहा था उसको भी ये लोग शूट कर देते हैं। बट 11 को मारने से पहले वो होश में आके पूरा हेलीकॉप्टर उड़ा देती है इनका। और इसी टाइम पे यहाँ पर माइक की गैंग आ जाती है और फिर अपने को फाइनल मोमेंट दिखाया जाता है पापा एंड डॉटर के बीच का। यहाँ पर ब्रेनर ऐसे बोलता है कि इसने जो भी किया है वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही किया है, बट स्टिल 11 इस पर बिलीव नहीं करती और ये इसको माफ़ भी नहीं करती। सीधे गुड बाय पापा बोल के निकल लेती है अपने दोस्त लोगों के साथ। अब ये पता नहीं कि ये बंदा डिजर्व करता था ऐसा कि नहीं, बट था तो डॉक्टर हरामी, तो चलता है। और इस टाइम ये ब्रेनर कंफर्म मर जाता है। लास्ट टाइम तो ये बच गया था, बट इस टाइम पापा इज डेड नाउ। अब रशिया की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक ही डेमोगॉर्गन नहीं होता, रशियन लोगों ने बहुत से मॉन्स्टर्स को कैद करके रखा था। और किसी ने लास्ट वीडियो में पूछा था मेरे से कि आखिर रशियन करना क्या चाहते हैं अपसाइड डाउन के साथ। तो देख लो क्या करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्वियसली वो रशियंस हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर यहाँ पर अपन देखते हैं कि रशियंस ने माइंड फ्लेयर को भी कैद करके रखा होता है। और यही सबसे बड़ी मिस्ट्री थी इस सीजन की कि माइंड फ्लेयर आखिर कहाँ पर है, क्योंकि ओल्ड सीजन में माइंड फ्लेयर ही मेन विलन था, बट इस टाइम यहाँ पर वेक्ना आ गया। तो माइंड फ्लेयर इसीलिए कहीं नहीं दिखाया गया था कॉज ये यहाँ पर कैद था। और इसकी भी एक ऑसम मिस्ट्री है जिस पे आगे बात करेंगे। फिलहाल जॉयस एंड हॉपर ये लोग यहाँ से सही सलामत इस प्रिजन से बाहर निकल जाते हैं और अब इनको बस किसी भी तरह से अमेरिका वापस जाना होता है, बोले तो हॉकिंस। लेकिन जब ये एक सीक्रेट कॉल करते हैं अमेरिका में, तब इनको पता चलता है कि इनके बच्चे लोग, उनकी जान खतरे में है, क्योंकि अपसाइड डाउन का डोर वापस से ओपन हो चुका है। इनको ये तो नहीं पता था कि वेक्ना नेम का विलन गेम में आ चुका है, बट हॉपर यहाँ पर दिमाग लगाता है और इसको ये पता था कि अपसाइड डाउन में जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं सबका हाइव माइंड होता है, बोले तो सब सेम माइंड शेयर करते हैं। मतलब अगर एक डेमोगॉर्गन को हर्ट किया तो उसका इफेक्ट बाकी मॉन्स्टर्स को भी फील होता है, वो भी हर्ट होते हैं। तो हॉपर इसीलिए हॉकिंस जाने का प्लान कैंसिल करता है और ये वापस से प्रिजन जाने का प्लान बनाता है ताकि ये रशिया में रह कर ही अपने बच्चे लोगों की हेल्प कर सके, उन सभी मॉन्स्टर्स को मार के।
एंड इस साइड हॉकिंस में अब ये लोग अपना प्लान शुरू करते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये थी कि 3 लोग ऑलरेडी मर चुके थे, तो सिर्फ एक किलिंग बची थी वेक्ना के लिए। इसके बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना था, तो इन सबको सब कुछ कायदे से करना होगा। पहले तो ये फुल तैयारी करते हैं, वेपन्स वगैरह इकट्ठा करते हैं, और रॉबिन बोलती भी है कि इसको लग रहा है कि शायद चीज़ें इस बार सही ना जाएं, और ऐसा ही होता भी है एक्चुअली में। मैक्स, लूकस और इसकी बहन वेक्ना के घर जाते हैं, बट अपनी रियल दुनिया में रह के मैक्स यहाँ पर वेक्ना को अपने माइंड में इन्वाइट करती है और वो मुंह उठा के चला भी आता है। बाकी के बचे हुए सबके सब अपसाइड डाउन की दुनिया में जाते हैं। डस्टिन और एडी ये अपना ताबड़तोड़ कॉन्सर्ट स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत ऑसम होता है। ये इसलिए करते हैं ताकि वो सभी डेमो बैट्स जो वेक्ना के घर में चौकीदारी कर रहे थे वो सब इनके पास आ जाएं, यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएं, और ऐसा ही होता भी है। और फिर स्टीवन, नैन्सी एंड रॉबिन ये अपसाइड डाउन वाले वेक्ना के घर में जाते हैं उसको मारने के लिए, क्योंकि वो फुल डिफेंसलेस होता है वहाँ पर। बट ऐसा इन सबको लग रहा था। सबके सब खुद अपनी मर्जी से मौत के मुंह में जाते हैं। वेक्ना मैक्स को बताता है कि ये सब कुछ देख सकता है और इसको पता है कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। सो ये स्टीवन लोगों को तीनों को कैप्चर कर लेता है और मारने लगता है। सेम डस्टिन एंड एडी ये भी पूरी तरह से फंस जाते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है अपनी 11 की। इन सबके पहले इस साइड माइक एंड विल की साइड 11 ये हॉपर वाला दिमाग लगाती है। ये समझ जाती है कि हॉकिंस जाने का टाइम इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो यहीं पे अपनी पावर्स का यूज़ करके, वही माइंड ट्रेवल वाली पावर, ये मैक्स के माइंड में जाएगी और फिर वहाँ पर वेक्ना से फाइट करेगी। ये लोग पिज्ज़ा शॉप में जाते हैं, एक सस्ता वाला डेप्रिशिएशन टैंक बनाते हैं और 11 इसका यूज़ करके मैक्स के माइंड में आती है। और इस साइड मैक्स ये समझ गई थी कि वेक्ना ये हमेशा बुरी मेमोरीज को यूज़ करता है, तो ये सोचती है कि ये हैप्पी मेमोरीज का यूज़ करके उसमें जाके छुप जाएगी जब तक इसके दोस्त वेक्ना को मार नहीं देते। बट थोड़ी ही देर में वेक्ना इसकी हैप्पी मेमोरीज में भी आ जाता है और मैक्स को जान से मारने लगता है। बट यहीं पर फाइनली 11 अपनी हीरोइक एंट्री मार देती है और वेक्ना से फाइट करने लगती है। इसकी एंट्री काफ़ी सही लगी थी और एक पल को लगता है कि वेक्ना से ज़्यादा स्ट्रांग है ये। बट ब्रो, वेक्ना इसकी जो बजाता है ना इसके बाद, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट स्टोरी में तभी ज़्यादा मज़ा आता है जब विलन हीरो से ज़्यादा स्ट्रांग हो, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। वेक्ना ये 11 को सामने रखता है, एज एन ऑडियंस की तरह बांध देता है और बोलता भी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो तुम सामने सामने देखो। ये सिंपली मैक्स को मारने जा रहा था। यहाँ पर अगेन उस चीज़ की बात होती है कि मॉन्स्टर आखिर कौन है। लास्ट टाइम अपने को दिखाया था कि 11 को पहले लगता था कि ये खुद एक मॉन्स्टर है, बट जब इसको फुल स्टोरी पता चली थी तो इसको लगने लगा था कि इसके पापा, बोले तो डॉक्टर ब्रेनर, वो असली मॉन्स्टर है, क्योंकि उन्होंने वेक्ना को बनाया और 11 को बनाया। बट अब वेक्ना खुद बोलता है कि और कोई नहीं बल्कि ये खुद एक मॉन्स्टर है, और ये एक्चुअली में सच भी है क्योंकि अपने को उसकी स्टोरी पता है। इसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। और इस पॉइंट में बोल सकते हो कि सीजन का भी नहीं, सीरीज का सबसे बड़ा ट्रूथ रिवील होता है। सीजन 1 से लेके अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में जितने भी कांड हुए थे उन सबके पीछे वेक्ना का ही हाथ था। जब 11 ने फर्स्ट टाइम पोर्टल ओपन किया था और हेनरी को अपसाइड डाउन में भेजा था, तो वहां पर जाके हेनरी भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था, बोले तो वेक्ना। लेकिन पहले हम सबको लग रहा था कि ये एज अ सेनापति था, वहां पर मेन बादशाह माइंड फ्लेयर था, बट ना, बिल्कुल गलत। माइंड फ्लेयर को भी हेनरी नहीं बनाया था अपनी पावर से, वो बस अपसाइड डाउन के पार्टिकल्स थे, उसको शेप हेनरी एक ये वेक्ना ने दी थी। याद होगा तो माइंड फ्लेयर की शेप कुछ स्पाइडर टाइप होती है और हेनरी ऑब्सेस था छोटे में स्पाइडर्स थे, तो बोल सकते हो कि अपसाइड डाउन का मेन बादशाह वेक्ना ही होता है। और स्टोरी के स्टार्ट से ही माइंड फ्लेयर का मेन टारगेट 11 थी, तभी वो ज्यादातर इसी के पीछे पड़ा रहता था। डफर ब्रदर्स ने बहुत तगड़ी वाली स्टोरी बनाई है और इसको जिस वे में कनेक्ट किया गया है ना भाई साहब, बवाल। खैर, तो अब लास्ट में लग रहा था कि वेक्ना ये जीतने वाला है। ये मैक्स के ऊपर अपना रिचुअल भी स्टार्ट कर देता है, उसको अखरोट की तरह तोड़ने लगता है। बट एज वी ऑल नो, जैसा मोस्टली मूवीज में अपन ने देखा भी होगा कि हीरो को बस थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और फिर वो बंदा आग लगा देता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। माइक 11 को फुल मोटिवेशनल ज्ञान देता है और फाइनली उसको आई लव यू भी बोलता है कई बार, जिससे 11 वापस से फॉर्म में आ जाती है। इसके अंदर का अपरिचित जाग जाता है और ये वेक्ना के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। इवन अब ये उसको कंट्रोल भी करने लगती है, उसके टेंटिकल्स वगैरह को। और इसी सेम टाइम पे रशिया की साइड हॉपर की गैंग, ये लोग एक एक करके सभी डेमोगोर्गन्स को मार रहे थे। सो इसका इम्पैक्ट इस वेक्ना के साइड भी दिख रहा होता है। सभी जितने भी बंदे कैप्चर थे यहाँ पर वो सब आज़ाद हो जाते हैं वेक्ना के चंगुल से। लेकिन डस्टिन की साइड एक कांड हो जाता है। एडी ये डस्टिन को अकेला छोड़ के चला जाता है, बेसिकली सभी डेमो बैट्स को अपनी तरफ डायरेक्ट करता है। लेकिन इस बार ये भागता नहीं है, हर बार ये इन सब चीज़ों से डर के भाग जाता था, सीसी के टाइम एंड ऑल। बट अब ये रुकता है एंड फाइट करता है, सिर्फ इसलिए ताकि इसके दोस्त लोगों की जान बच सके और पूरा हॉकिंस भी बच सके। और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि ये यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस कर देता है और लास्ट में डस्टिन की गोद में ही मर जाता है। वो बात अलग है कि इस सीन में बच्चों की तरह मैं रो रहा था, बट एक्चुअल में ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था। बट जितनी देर में अपन इस सीन से कोप अप कर पाते, आंसू पोंछ ही रहे थे सब, अपन मैक्स की साइड आते हैं। यहाँ पर लूकस ये चाहते हुए भी मैक्स की हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर सीसी का गधा बॉयफ्रेंड आ गया था, इसको मारने लगा था। और फिर वेक्ना ये मैक्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है।
सिर्फ लास्ट स्टेप बचा था उसकी आंखें फोड़ने वाला, बट उससे पहले 11 फॉर्म में आके उसको रोक देती है, मतलब वेक्ना को रोक देती है। बट स्टिल काफ़ी देर हो चुकी थी और यहाँ पर भी एडी की तरह ही मैक्स लूकस की गोद में ये बोलते हुए कि ये मरना नहीं चाहती, ये भी मर जाती है। ये इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं था, रॉकेट था। इतना कौन इमोशनल करता है भाई। बट वेक्ना का एंड भी काफ़ी बुरा होता है एज वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि स्टीव लोग उसकी रियल बॉडी पे अटैक कर देते हैं जब वो डिफेंसलेस होता है, उसकी बॉडी में आग लगा देते हैं एंड देन नैन्सी उसको शूट करके घर से बाहर फेंक देती है। इस पॉइंट में वेक्ना की हालत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब थी, ये तो साफ दिख रहा था और सबको लग रहा था कि वो तो समझो मर गया। बट वापस नीचे जाके ये देखते हैं कि उसकी बॉडी वहाँ से गायब होती है, मतलब लुच्चा अभी तक नहीं मरा, या तो वो खुद वहाँ से भाग गया होगा किसी तरह, या फिर अपसाइड डाउन के मॉन्स्टर्स उसको अपने साथ लेके चले गए होंगे। बट यहाँ पर वेक्ना के जैसे लास्ट वर्ड थे 11 से कि तुम हार चुकी हो, तो काइंड ऑफ वही होता है। मैक्स 4th विक्टिम थी और वो भी मर गई, तो मतलब आखिरी क्रैक भी यहाँ पर हो चुका था। तो इस वजह से वही होता है जैसा पहले विजन्स में अपन देख चुके थे, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, क्योंकि जितने भी क्रैक्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। सीसी का बॉयफ्रेंड भी बीच में आ गया था, तो वो भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, मर जाता है, और फिर बहुत बड़ा वाला धमाका होता है यहाँ पर। इतनी तबाही देख के मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि भाई यहाँ पर कोई एवेंजर्स को बुलाओ, क्योंकि एवेंजर्स लेवल वाला ही कांड हो रहा है। 11 अकेले तो ये सब कुछ नहीं झेल पाएगी। ये सीन इतना एपिक था कि क्या बताऊँ। बोल सकते हो कि शो का पूरा लेवल इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर। खैर इसके बाद वो होता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर 11 पता नहीं कैसे बट ये मैक्स को वापस से जिंदा कर देती है। फाइनली थोड़ा खुश हुआ था मैं। इस पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं पता था और ये आगे कंफर्म भी किया जाता है कि मैक्स ये पूरे 1 मिनट के लिए सच में मर चुकी थी, इसका हार्ट स्टॉप हो गया था। तो 11 ने एक्चुअल में इसको वापस से जिंदा किया था। इसके पीछे की थ्योरी बस यही है कि वेक्ना पूरी तरह से रिचुअल कंप्लीट नहीं कर पाया था। जैसा ये बाकियों को मारता था वैसा ये मैक्स को नहीं मार पाया था, और वेक्ना हमेशा सिर्फ बैड मेमोरीज का यूज करके सबको मारता था। तो 11 जब यहाँ पर मैक्स को टच करती है तो ये अपनी और मैक्स की हैप्पी मेमोरीज को एक्सेस करती है। तो इसी चीज से पॉसिबल है कि इसने वेक्ना के रिचुअल को ऑपोजिट कर दिया हो, जिससे मैक्स वापस आ गई हो। जो भी हुआ हो, इतना कंफर्म है कि 11 ने मैक्स को वापस जिंदा किया है। हालांकि 2 दिन बाद अपने को पता चलता है कि वो कोमा में होती है। बोले तो जिंदा होने के बाद भी जिंदा नहीं होती, ब्रेन डेड होती है। और इसकी जो हालत हुई थी उससे लगता तो नहीं कि सीजन 5 में कुछ ज्यादा रोल हो पाएगा इसका, बट स्टिल ये मेन कैरेक्टर्स में से एक है, तो पॉसिबली ये सर्वाइव कर जाएगी इस चीज़ को, और मे भी सीजन 5 में अपने को सही सलामत दिख जाए। एनीवे, एपिसोड की एंडिंग में बहुत बड़ा रियूनियन होता है। सभी लोग यहाँ पर वापस आते हैं हॉकिंस में। सारे बिछड़े हुए बच्चे कच्चे ये आपस में मिल जाते हैं और फाइनली फादर एंड डॉटर भी आपस में मिल जाते हैं। 11 को लगता था हॉपर मर गया था, तो इसकी खुशी अपन एज्यूम भी नहीं कर सकते इसको देख के। लेकिन इसी बीच में अपने को पता चलता है कि विल ये स्टिल अपसाइड डाउन से बोले तो माइंड फ्लेयर से कनेक्ट होता है। सीजन 1 में इसके अंदर माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स आए थे, तब से अब तक ये अपसाइड डाउन से कनेक्टेड है। इसने पहले भी बोला था कि ये वेक्ना को फील कर पा रहा है और अगेन इसको फीलिंग महसूस होती है, और अपन देखते हैं कि हॉकिंस ये धीरे धीरे अपसाइड डाउन में कन्वर्ट हो रहा होता है। मतलब वेक्ना का प्लान यहाँ पर काम कर रहा होता है, बट अब एक साइड पूरा अपसाइड डाउन होता है और अधमरा वेक्ना होता है, लेकिन इस साइड अकेली खड़ी होती है 11। इसके पीछे 3 कपल्स तो होते हैं, जॉयस एंड हॉपर, नैन्सी एंड जोनाथन एंड अपने माइक एंड विल। इनको भी कपल ही समझो। ये लोग नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं तो इनको साइड में ही रखो। मेन तो अपनी 11 ही होती है। तो इसलिए अब सीजन 5 में स्टोरी क्या बनेगी ये बहुत ज़्यादा वाला इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल इसी पॉइंट में एपिसोड एंड हो जाता है और इसी के साथ ये सीजन भी एंड हो जाता है। तो सीजन 4 जो इतना ज़्यादा ऑसम था, इतने बड़े बड़े कांड हो गए यहाँ पर, तो इसने जो अब हाइप क्रिएट कर दी ना सीजन 5 के लिए वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी स्टोरी बहुत खास होगी। और सीजन 5 इसका फाइनल सीजन होगा, मतलब स्टोरी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए वो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि डफर ब्रदर्स ने कंफर्म कर दिया है कि इसमें ह्यूज टाइम गैप होगा। अब जैसे हर बार 1-1 साल बढ़ाते थे ये लोग, तो शायद सीजन 5 में अब ये लोग और ज़्यादा टाइम बढ़ा दें। ऐसा इसलिए सोचा गया है क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं इस सीरीज़ में, मिली बॉबी ब्राउन और एटसेट्रा, तो ये सब टीनेजर्स हैं बट धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों ने इनकी रियल एज को सीरीज़ की एज से मैच नहीं कराया तो शायद आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अपन सबको पता है कितनी जल्दी जल्दी एज कर रहे हैं लोग। कहाँ टिन्नी से बच्चे लगते थे सब, और अब देखो। बट अब सीजन 5 के लिए अपने को ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है, बस यही पता है कि वो बहुत ह्यूज होगा, क्योंकि अब हॉकिंस ही नहीं पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि अपसाइड डाउन नेम की भी एक जगह है, क्योंकि अब ये सबके सामने आ चुका है। लास्ट में अपने को लोग यहाँ से भागते हुए भी दिखे थे, मतलब सब हॉकिंस छोड़ के जा रहे थे, और जितने बचे थे वो लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे अर्थक्वेक की वजह से। तो इसी से पता चलता है कि अब सबका इन्वॉल्वमेंट भी होगा आगे जाके, लाइक मिलिट्री, पुलिस एंड नॉर्मल लोग। खैर अपने को यहाँ पर एक सीन दिखाया गया था डस्टिन और एडी के अंकल के बीच में। ये सीन बहुत ही अच्छा था क्योंकि इसमें एडी को एक्चुअल में जस्टिस मिली थी। एडी को यहाँ पर हीरो बोला गया है और ये बात एकदम सही है। उसने अपना सेक्रीफाइस किया था, वो भी उस टाउन के लिए जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। हॉकिंस के लोग उसको मारने के पीछे पड़े थे, बट बंदे ने हॉकिंस के लिए ही अपनी जान दे दी। तो ऑब्वियसली सी बात है, यही मेन हीरो होता है। रेस्ट इन पीस। बात करते हैं सीजन 5 कब आएगा, तो भाई ये मत ही पूछो तो अच्छा है,
क्योंकि सीज़न 4 बनाने में इनको 2 साल लग गए थे, वो भी सिर्फ शूटिंग। पोस्ट प्रोडक्शन को तो अलग ही रखो। तो अब सीज़न 5 जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है और उसमें इतनी बवाल चीज़ें होने वाली हैं, तो भाई उसके लिए पता नहीं कितना टाइम लेंगे, लेकिन मिनिमम 2 साल तो मान के चलो। तो 2024 से पहले तो सीज़न 5 नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ऊपर वाले से बस यही दुआ करो कि सीज़न 5 आने तक जिंदा रहूं, क्योंकि मैं पूरी स्टोरी देख के जाना चाहता हूं, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स बताना कि कैसा लगे सीज़न 4। आउट ऑफ 10 अपनी रेटिंग्स भी दे सकते हो। मेरे लिए तो भाई 10 आउट ऑफ 10 ऑब्वियसली। बाकी अपनी थ्योरीज, अपना ज्ञान सीज़न 5 के लिए बता देना, और कुछ भी पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। बाकी जाते जाते एक बार कैश करो को चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही और सीरीज पे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।